अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीबी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है जी हमारा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर से हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है जी? एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। और टॉपिक है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के ह्यूमंस का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो अगर देखें कंपोनेंट देखें सबसे पहले नंबर पे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं। अगर कंपोनेंट्स को देखें हम बेटा तो सबसे पहले नंबर पे कहता है जी, सबसे पहले नंबर पे आ जाती है स्क्रोटम। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आ जाता है? स्क्रोटम। व्हाट इज स्क्रोटम? कहता है अ पाउच आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। कहता है दैट contains a pair of testes। कहता है मेल गुनेड्स जो कि टेस्टीज हैं वो इनसाइड द बॉडी नहीं होते। मेल गुनेड्स टेस्टीज इनसाइड द बॉडी नहीं होते बल्कि बॉडी से बाहर एक पाउच में होते हैं। उस पाउच को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहते हैं उस पाउच को? स्क्रोटम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। रीज़न, हर जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे कि स्क्रोट हमारे जो टेस्टिस है आउटसाइड द बॉडी क्यों होते हैं? रीज़न क्या है इंसानों के अंदर? तो कहता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए कहता है 2 to 3 सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 सेल्सियस कम है। यही वजह है कि स्क्रोटम कहाँ पर होती है? आउटसाइड द बॉडी होती है और टेस्टिस उसके अंदर होते हैं ताकि स्पर्म, क्योंकि हमारी बॉडी में रहेगा ना तो टेम्परेचर 37 डिग्री रहेगा। 37 डिग्री पे स्पर्म नहीं बन सकते, थोड़े से कम टेम्परेचर पर बनते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 34 सेल्सियस और 35 सेल्सियस। दैट्स वाई टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है बेटा, सेकंड नंबर पर आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस का वर्ड आपने बार बार सुना हुआ है। टेस्टिस किसको कहते हैं? कहता है जी मेल गुनेड्स। गुनेड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। कहता है टेस्टिस मेल गुनेड्स है। मेल गुनेड्स का मतलब क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है जी? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं और टेस्टिस का एक पेयर होता है। टेस्टिस का क्या प्रेजेंट होता है? अ पेयर आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो 2 कंपोनेंट हो गए हमारे पास। सबसे पहले बॉडी के बाहर एक पाउच है, एक थैली है जिसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही क्यों होते हैं टेस्टिस? बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। कहता है टेस्टिस मेल गुनेड्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं और टेस्टिस का ह्यूमन बॉडी के स्क्रोटम में क्या होता है जी? एक पेयर होता है। ठीक है, नंबर 3 कॉपुलेटरी आर्गन। मेन आर्गन जिसके जरिए स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं फीमेल बॉडी में उसको कहते हैं जी कॉपुलेटरी आर्गन। कहते हैं ये वो आर्गन है जिसे यूज किया जाता है किस मकसद के लिए? टू ट्रांसफर द स्पर्म, टू ट्रांसफर द स्पर्म। ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गया बेटा हमारे पास। सबसे पहले बॉडी से बाहर एक पाउच है, एक थैली है जिसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम, जिसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या है जी? मेल गुनेड्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसका एक पेयर होता है और ये स्पर्म बनाते हैं। कॉपुलेटरी आर्गन वो आर्गन जिसके जरिए हम स्पर्म ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी में, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी आर्गन। ठीक है बेटा, अब जरा हम फर्दर देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रा ड्रा करता हूँ इस डायग्राम को। सपोज दैट वी हैव अ स्क्रोटम। ये हमारे पास स्क्रोटम है। स्क्रोटम के इनसाइड, स्क्रोटम के इनसाइड क्या पाया जाता है जी? टेस्टिस। स्क्रोटम के इनसाइड क्या पाया जाता है? टेस्टिस। और टेस्टिस के इनसाइड बेटा कन्वोल्यूटेड
इस तरीके से उलझी हुई ट्यूब्स पाई जाती हैं, दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास चौथा कंपोनेंट क्या आ गया कि टेस्टिस के अंदर एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं, उन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो पार्ट हैं टेस्टिस का जिसको यूज़ किया जाता है किसका मकसद के लिए, टू फॉर्म स्पर्म। जो स्पर्म बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्राई सेक्शन कट करके देखें कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसी होती है, ये हम सिर्फ एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्राई सेक्शन कट करके देख रहे हैं, तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आउटसाइड एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आगे ग्रेटर सेक्शन देख रहे हैं। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनसाइड सेल्स की एक लेयर पाई जाती है। यहाँ पे सेल्स की एक लेयर पाई जाती है, उस सेल्स की लेयर को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही है सारी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो जर्मिनल एपिथेलियम ही है जो डिवीजन करके क्या बनाती है, जो डिवीजन करके अंदर बहुत सारे क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो दीज आर स्पर्म। ठीक है बेटा, तो अपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में क्या कहा है कि टेस्टिस के अंदर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो उसके बाहर की तरफ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन करके क्या प्रोड्यूस करवाती है, स्पर्म। यानी अगर मैं इसको देखूँ तो कहता है इसके अंदर सबसे पहले आउटसाइड कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटसाइड बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आउटसाइड, और उसके बाद बेटा वो कहता है इनसाइड, अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम है, इनर लेयर। और ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो इनर जर्मिनल एपिथेलियम है, यही अपनी डिवीजन से क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस स्पर्म। अपनी डिवीजन से क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए हैं जी, 4 कंपोनेंट हो गए हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ ताकि हम बाकी भी देख सकें इस चीज़ को। बेटा आप देखें आगे ज़रा, जब जर्मिनल एपिथेलियम जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थी वो स्पर्म बना देती हैं, तो बॉडी स्पर्म से बाहर ना, टेस्टिस से बाहर एक इस तरीके की ट्यूब निकलती है स्पर्म को लेके। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड ट्यूब निकलती है स्पर्म को लेके। इस हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एपिडिडमिस। क्या कहते हैं, तो 5th कंपोनेंट हमारे पास कौन सा आ गया बेटा, 5th कंपोनेंट आ गया है जी एपिडिडमिस। ठीक है, हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब, बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है। हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब है जो ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है, जो ओरिजिनेट होती है टेस्टिस से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, टेस्टिस से। ये हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब आगे जाके थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है और इसे कहते हैं जी वेजा डेफरेंस और स्पर्म डक्ट, वेजा डेफरेंस और स्पर्म डक्ट। तो छठा कंपोनेंट बेटा हमारे पास कौन सा आ जाता है, नंबर 6, वेजा डेफरेंस। एपिडिडमस आगे किस ट्यूब में ओपन हो जाती है, जाके स्पर्म डक्ट में। कहते हैं ये वेजा डेफरेंस या स्पर्म डक्ट क्या है जी, मेन स्पर्म ट्यूब है। क्या है जी, मेन स्पर्म ट्यूब है जो आके जाके यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है।
और आप लोगों को पता है यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा कॉमन ओपनिंग है, यूरिन के उसकी यूरिथ्रा के ज़रिए ही स्पर्म बॉडी से बाहर जाते हैं मेल्स के अंदर, और साथ साथ यूरिन भी यूरिथ्रा के ज़रिए ही जाता है। तो ये हमने कंपोनेंट्स पढ़ ली हैं, ज़रा मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कहा था कि सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देख लें। सबसे पहले बॉडी के बाहर एक पाउच है, स्क्रोटम, वो पाउच जिसके अंदर टेस्टिस का पेयर पड़ा हुआ है। क्यों इनसाइड द बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 सेल्सियस लेस है। नेक्स्ट गुनेड्स क्या होते हैं? अब पेयर ऑफ टेस्टिस, हमारे पास टेस्टिस का जो पेयर है वो क्या है जी? गुनेड्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्पर्म बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है जी? कॉपुलेटरी ऑर्गन, पीनस वगैरह, जिसके जरिए स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं। और कहता है जी अगर हम ट्यूब्स की बारी करें, ट्यूब्स के बारे में कौन सी चीज़ आ जाती है? सबसे पहले टेस्टिस के अंदर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, जिसके आउटसाइड क्या है जी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनसाइड जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म जैसे ही प्रोड्यूस हो जाते हैं सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, एपिडिडमस के जरिए बाहर निकलते हैं। एपिडिडमस आगे जाके क्या बन जाती है? वेजा डेफरेंस और स्पर्म डक्ट, और वेजा डेफरेंस और स्पर्म डक्ट आगे जाके किस में ओपन हो जाती है? एक कॉमन डक्ट में ओपन हो जाती है, जिसके अंदर यूरिन भी आ रहा होता है। उस डक्ट को क्या कहते हैं जी? यूरिथ्रा। ये हमने कंपोनेंट पढ़ लिए हैं। आगे स्पर्म की डिवीजन कैसे होती है, स्पर्म बनते कैसे हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।